हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाजिर होने का मौका मिला है, तो चलिए बातें तो होती रहेंगी। आज हम बात कर रहे हैं किस टॉपिक की? तो जैसे कि आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत के दर्रों की, और आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल में प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है, तो देखिए लगातार वीडियो डाली और जहां पर हमारी वीडियो रुकी हुई थी वहीं से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हम भारत का भूगोल। और इसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, देखिए यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ हम कह देते हैं पर्वत और दूसरी तरफ कह देते हैं हम पठार। जैसे हम बात करते हैं कि इसके भाग कितने हैं, तो इसके भाग हैं दो। एक तरफ पर्वत और दूसरी तरफ पठार। अब पर्वतों की यदि हम बात करें तो कौन कौन से पर्वत आ जाते हैं? जैसे आपका हो गया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। नंबर 2 हो गया पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसके बाद यदि हम बात करें तो आता है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां। इसके बाद आ जाता है अन्नामलाई की पहाड़ियां। और फिर इसके बाद आ जाता है सतपुड़ा पर्वत या विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। इसके बाद आ जाता है सतपुड़ा पर्वत। और इसके बाद आ जाता है आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें यहाँ से, तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो भागों में बांटा है, एक पर्वत और एक पठार। और मुख्य रूप से हम किन किन पठारों की, किन किन पर्वतों की बात करेंगे उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ से यदि हम बात करें पठारों की, तो जैसे मालवा का पठार, मालवा का पठार, फिर दक्कन का पठार, फिर बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, फिर शिलांग का पठार। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ से, तो इन पठारों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। और यहीं से यदि हम बात करें तो एक पठार आ जाता है मैसूर का पठार, मैसूर का पठार, और तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले पर्वतों की। और पर्वतों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए यहाँ से बन सकते हैं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों पर्वतों को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार है क्या। तो देखिए यदि हम बात करें तो जितने मैप की मुझे आवश्यकता थी इतना मैप यानी भारत का नक्शा मैंने बना लिया। आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं भारत का नक्शा। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं। तो देखिए ये भारत का नक्शा हो गया, और भारत के नक्शे में ये वाली जो आकृति मैं बना रहा हूँ, ये वाली आकृति, ये आकृति होगी आपका प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो गया? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें तीन चट्टानें पाई जाती हैं। एक चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन चट्टानों को बोलते हैं दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप चट्टान और दक्कन ट्रेप चट्टानें कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न ये बनता है यहाँ पर कि ये दूसरी जो पठार है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये वाली चट्टानें, इनको बोलते हैं धारवाड़, धारवाड़ चट्टानें। और धारवाड़ चट्टानें आपकी कहाँ पर पड़ती हैं? कर्नाटक में पड़ती हैं। एक और विशेष रूप की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, इन चट्टानों को बोलते हैं कुडप्पा चट्टानें।
कुडप्पा की चट्टाने, और ये कहाँ पर पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यानी विशेष क्या है यहाँ पर कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, लेकिन मुख्य चट्टानें जो होती हैं वो तीन होती हैं। एक दक्कन ट्रेप जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं, एक धारवाड़ जो आपके कहाँ पर पड़ती है? कर्नाटक में, और तीसरी चट्टानें आपकी क्या है? इनका नाम है कुडप्पा चट्टाने, और कुडप्पा चट्टानें कहाँ पर पड़ती हैं? ये पड़ती हैं आपके आंध्र प्रदेश में। अब इन चट्टानों की यदि हम बात करें तो प्रश्न यहाँ से ये भी बन जाता है कि जो दक्कन ट्रेप है इनमें जीवाश्म का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव है। ठीक है, आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन निकालने के बाद इन चीजों को लिखना शुरू कर दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। क्या कि जो ये वाली चट्टान है दक्कन ट्रेप, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, और इन चट्टानों में जो है जीवाश्म का ईंधन, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अभाव का मतलब बहुत ही कम नामात्रा में यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। और यदि मैं बात करूं यहाँ से तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि नीस या ग्रेनाइट के प्रकार की ये चट्टानें हैं। नीस या ग्रेनाइट के प्रकार की चट्टानें कौन सी? ये वाली दक्कन ट्रेप जो महाराष्ट्र में पड़ती है। उसके बाद यदि हम बात करें धारवाड़ चट्टानों की, तो धारवाड़ चट्टानें कर्नाटक में पड़ती हैं, और इन चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि देश का लगभग सभी प्रकार की धातुएं जो हैं वो इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होती है, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीशियम हो गया आदि। और यदि हम बात करें तो इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी सभी प्रकार की धातुएं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सभी प्रकार की धातुएं, सभी प्रकार की धातुएं इन चट्टानों में पाई जाती हैं, और जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ से तो एक प्रश्न ये बन जाता है कुडप्पा चट्टानों को लेकर के, कोई कुडप्पा चट्टानें भारत के किस राज्य में पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में। और इन चट्टानों की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें तो इन चट्टानों से, जैसे भारत के लिए हम कहते हैं संगमरमर, तो संगमरमर पत्थर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कुडप्पा चट्टानों से। ठीक है, तो संगमरमर प्राप्त किया जाता है और जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो सारी आकृति मैंने बनाई है, ये सारी आकृति किसकी है? ये प्रायद्वीपीय पठार की है। फिर एक प्रश्न ये बन जाता है प्रायद्वीपीय पठार की कि प्रायद्वीपीय पठार है क्या? यानी वह जो भारत के दक्षिण में है। जैसा आपने देखा ये भारत का मैप है, भारत का नक्शा, तो यहाँ से ऊपर को उत्तर भारत और यहाँ से नीचे को दक्षिण भारत, तो ये भारत के दक्षिण में है। तो भारत के दक्षिण में फैला हुआ जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है। और यदि हम बात करें यहाँ से तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इधर भी जल, इधर भी जल और इधर भी जल, ये तीन ओर से ये वाला जो क्षेत्र है इसमें क्या मिलेगा? आपको जल मिलेगा, ये जल राशि वाला क्षेत्र है। तो वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है वह प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर उत्पत्ति। तो प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई है। और यदि हम बात करें गोंडवाना लैंड की तो ये भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, यानी भारत का प्राचीन भूखंड है। भूखंड का मतलब है भूमि का टुकड़ा, सबसे प्राचीन भूमि का टुकड़ा। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति, यानी इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति जो हुई है वह हुई है किससे? एजोइक काल से। और एजोइक काल खंड का भी एक खंड है जिसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, तो मैं इस बात को भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसकी उत्पत्ति एजोइक महाकाल से हुई है। और इसका एक भाग है प्री कैम्ब्रियन कालखंड। ठीक है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर यहीं पर यदि हम बात करें तो और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं कि जैसे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो इन चट्टानों के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से चार पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, बालाघाट की पहाड़ियां और गेवी घाट की पहाड़ियां, और एक पहाड़ियां पड़ती हैं अजंता की पहाड़ियां। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ
यानी महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? एक तो हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, और अजंता की पहाड़ियां, और बालाघाट की पहाड़ियां, और गबील घाट की पहाड़ियां इन्हीं पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि जैसे हमने टॉपिक शुरू करा है प्रायद्वीपीय पठार को लेकर के, नंबर 1 पर्वत। तो अब हम पर्वतों के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों यदि हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, पहले चीजों को आप ठीक से समझ लीजिए और सुन लीजिए। पश्चिमी घाट की यदि हम बात करें तो इसका दूसरा नाम मिलता है सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम मिलता है सह्याद्री पर्वत। और सह्याद्री पर्वत की यदि हम बात करें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी गुजरात में एक नदी है जिसका नाम है तापी नदी या ताप्ती नदी, ये यहाँ से लेकर के केरल राज्य के लास्ट तक, यानी जहाँ से तमिलनाडु शुरू होता है वहां तक ये फैली हुई एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, लंबी पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है पश्चिमी घाट। ठीक है, और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है, यूं कह दीजिए प्राचीन नाम क्या मिलता है, इसका प्राचीन नाम मिलता है सह्याद्री पर्वत, यानी पश्चिमी घाट, और इसका दूसरा नाम मिलता है सह्याद्री पर्वत। ठीक, सह्याद्री पर्वत की यदि हम बात करें तो इसका जो विस्तार मिलता है, इसका विस्तार मिलता है 1600 किलोमीटर। ठीक है, इसका विस्तार मिलता है 1600 किलोमीटर, और पश्चिमी घाट के मध्य से यानी गोवा से होकर एक लाइन गुजरती है, एक सीमा रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 16 डिग्री चैनल। ठीक है, क्या बोलते हैं? 16 डिग्री चैनल। ये यहाँ पर ये हो गया 16 डिग्री चैनल। 16 डिग्री चैनल जो है इसको दो भागों में विभाजित कर देता है, नीचे का भाग दक्षिणी सह्याद्री, ऊपर का भाग उत्तरी सह्याद्री। तो नीचे का भाग दक्षिणी सह्याद्री और ऊपर का भाग उत्तरी सह्याद्री। ठीक, एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, क्या कि जब 16 डिग्री चैनल ने इनको दोनों तरफ विभाजित कर दिया तो विभाजित करने पर इसकी चोटियों को लेकर के प्रश्न बन जाता। अगर आपसे पूछे कि सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो केंद्रमुख या केंद्रमुख। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख या केंद्रमुख। और यदि इनकी दिशा लेकर के पूछे कि दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी तो केंद्रमुख, और उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी की यदि बात करें तो इसमें मिलेगी आपका कालसुगोई। ठीक है, देखिए इसकी ऊंची चोटी यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर ऊंची चोटी यहाँ पर मिलेगी, इसका नाम है कालसुगोई। ठीक है, इस चोटी का नाम है कालसुगोई। और कालसुगोई की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर कितनी मिल जाती है, ऊंचाई मिल जाती है इसकी 1646 मीटर। ठीक है, 1646 मीटर। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक ऊंची चोटी मिलेगी इसकी जिसका नाम है केंद्रमुख। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 1892 मीटर इसकी ऊंचाई मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि जो हमारा पश्चिमी घाट है इसकी ऊंची चोटी जो है वो दो पड़ती है, उत्तरी सह्याद्री में पड़ती है कालसुगोई 1646 मीटर, और दक्षिणी सह्याद्री में पड़ती है केंद्रमुख 1892 मीटर। ठीक, उसके बाद और क्या क्या प्रश्न बनते हैं कि पश्चिमी घाट में भारत के महत्वपूर्ण 3 दर्रे आ जाते हैं। ठीक, अच्छा इन चोटियों की यदि हम बात करें तो केंद्रमुख पड़ती है कर्नाटक में, और कालसुगोई पड़ती है आपकी कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कालसुगोई कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में। 3 महत्वपूर्ण दर्रों की यदि हम बात करें तो 2 महाराष्ट्र के दर्रे आ जाते हैं पश्चिमी घाट में, यानी एक भोर घाट और एक थाल घाट, और एक केरल का दर्रा आ जाता है जिसको बोलते हैं पाल घाट। ठीक है, तो यहाँ पर एक दर्रा मिलेगा जिसको बोलते हैं हम पाल घाट दर्रा, और एक दर्रा यहाँ पर मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भोर घाट, और एक दर्रा यहाँ पर मिलेगा, ये इसको बोल देते हैं पाल घाट दर्रा। ठीक है, पाल घाट दर्रा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप चीजों को लिख लीजिए कि पश्चिमी घाट में 3 महत्वपूर्ण भारत के दर्रे हैं, 2 महाराष्ट्र में भोर घाट और थाल घाट, एक केरल में पाल घाट। ठीक है, इसके बाद प्रश्न ये आता है कि ये जो पश्चिमी घाट है इसका विस्तार केरल राज्य
तक चलता है, कहाँ से, गुजरात राज्य से। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पश्चिमी घाट से कई नदियां उद्गमित होती हैं। उद्गमित होने का मतलब क्या है कि कई नदियां यहाँ से निकलती है, जैसे आपकी कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ठीक है। तो ये नदियां यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और तुंगभद्रा नदियां यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदियां यहाँ से निकलती हैं। फिर यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा कि यहाँ पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं और उन वनों को शोला वन कहा जाता है, ठीक है। शीतोष्ण वन पाए जाते हैं और इन वनों को क्या कहा जाता है? शोला वन कहा जाता है, शोला वन कहा जाता है। और यदि हम बात करें तो इसका एक प्रश्न ये भी मिलता है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है, यानी जिसको हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ये जलवायु विभाजक पर्वत के रूप में जाना जाता है, यानी कई प्रकार की जलवायु का विभाजक है, या कह सकते हैं जलवायु को परिवर्तित करने वाला पर्वत है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पश्चिमी घाट से और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो यही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? पूर्वी घाट की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम पूर्वी घाट की ओर। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट, देखिए पूर्वी घाट की यदि हम बात करें तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि इधर अभी अभी हमने पढ़ा है पश्चिमी घाट और इधर हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट की यदि हम बात करें तो पूर्वी घाट जो है टुकड़ों में विभाजित है। आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए और लिखते रहिए कि पूर्वी घाट जो है ये टुकड़ों में विभाजित है। टुकड़ों में विभाजित होने का कारण क्या है कि कई नदियां जब प्रवाहित होते हुए आती हैं तो इसको तोड़ देती हैं, इस पर्वतीय श्रृंखला को जब तोड़ देती है तो इसलिए यह टुकड़ों में विभाजित बताया जाता है। कौन? पूर्वी घाट। अब प्रश्न क्या बनेगा? पूर्वी घाट का दूसरा नाम या प्राचीन समय में इसको कहा जाता था महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। इसका नाम महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत। और यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि इसका विस्तार, इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो भारत के 3 राज्यों में महेंद्रगिरी पर्वत का विस्तार मिलता है। और विस्तार यहाँ पर एक नदी बहती है उड़ीसा की जिसको बोलते हैं महानदी। तो इसका विस्तार उड़ीसा की महानदी से लेकर के तमिलनाडु राज्य तक है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, ये कौन सी नदी हो गई? महानदी। और राज्य हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कौन सा राज्य मिलेगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर कौन सा राज्य मिलेगा आपका? तमिलनाडु, ठीक है। यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि इसका विस्तार कितने राज्यों में है? विस्तार 3 राज्यों में। और वो 3 कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। फिर आगे प्रश्न बनता है इसकी चोटियों को लेकर। तो इसकी जो पहली ऊंची चोटी है ये वाली, इसी चोटी को कहा जाता है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ऊंची चोटी महेंद्रगिरी और पर्वत का नाम भी महेंद्रगिरी। और यदि इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 1501 किलोमीटर 1 मीटर, यानी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर। कई बुकों में 1502 मीटर भी लिखा हुआ है। और यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, यानी कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश आता है और विशाखापत्तनम को लेकर के पूछ ले आता। अगली चोटी की यदि हम बात करें तो पूरे पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है देवमाली, या जिसका दूसरा नाम है अमरकोंडा, और ये पड़ती है उड़ीसा में, ठीक है। ये ऊंची चोटी है, इस ऊंची चोटी का नाम है अमरकोंडा, अमरकोंडा, या इसी का नाम है देवमाली या देववाली। और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई को लेकर भी यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो किताबों में आपको भिन्न भिन्न ऊंचाई मिलेगी, लेकिन मैं एग्जैक्ट आंकड़े की यदि बात करूं तो 1680 या 72 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है, ठीक है। और
और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पूर्वी घाट से बनते हैं, इसको ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। क्या कि ये कई प्रकार के सैलों से बना हुआ है। ठीक है, यह कई प्रकार के सैलों से बना हुआ है। यह कई प्रकार के सैलों से बना हुआ है। फिर ये किसी प्रकार का जलवायु विभाजक नहीं है। यह जलवायु विभाजक नहीं है। और यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बन जाता है कि इसमें उष्णकटिबंधीय वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वृक्षों की यदि हम बात करें तो जो शुष्क अवस्था में उत्पत्ति के लिए उत्पन्न होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, यदि हम बात करें तो शीतोष्ण वन नहीं पाए जाते, कई प्रकार के सैलों से यह बना, किसी प्रकार का यह जो है जलवायु विभाजक नहीं है और यह टुकड़ों में विभाजित है। और कारण क्या है, यहाँ से कई नदियां निकलती हैं। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ से तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अमरकोंडा या देवमाली। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को लेकर के टॉपिक। कल हम बात करेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों के संदर्भ में। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।